नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार कल्याणी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे, जिसमें कि हमने किसी भी तरह का कोई सूत्र नहीं लगाया था। सिर्फ जो प्रश्न में दिया गया था उसे एक समीकरण के रूप में जमा कर हमने क्या दिया था, उस प्रश्न का उत्तर दिया था। आप उसी तरीके से और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन, ऐसा कोई सूत्र ज़रूरी नहीं कि हम इसमें लगाएं प्रतिशत निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम उलझ जाएं, तो हमें सूत्र का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम सूत्र से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए कुछ उन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो में। देखते हैं दोस्तों, जब हमें कोई प्रश्न दिया है जिसमें कि हमें क्या हमें दिया है दोस्तों, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन दिया है। ठीक है, क्या दिया है? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। कि भैया क्या होता है कि किसी वस्तु का कोई मूल्य है, ठीक है, उसमें पहले x की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, फिर क्या होता है, y की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, या फिर क्या होता है, z की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है हमें प्रश्न को हल करने के लिए। कैसे? कि मान लिया किसी व्यक्ति की आय है, ठीक है, किसी व्यक्ति की आय है, उसमें से 20% वो क्या करता है, खर्च कर देता है, टैक्स के रूप में दे देता है। ठीक है, फिर वो y रुपए जो है दूसरे किसी अन्य खर्च में दे देता है और z किसी और अन्य खर्च में दे देता है। 3 तरीके से क्रमागत क्या हो गया, इसके ऊपर प्रतिशत का डिडक्शन हो गया। और उसके बाद दे रखा है हमें कि उसके पास ये रुपए बचे, तो ये बताइए कि सैलरी कितनी है। तो दोस्तों, हम इस सूत्र का प्रयोग करके उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो है ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 50% शिक्षा पर और उसके शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो यदि उसकी बचत, देखिए दोस्तों, बचत कितनी है, 6,300 रुपये है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है दोस्तों। तो हम लिखेंगे हल। देखिए, हल करना है, हल लिखना है दोस्तों, और लिखना है दिया है व्यक्ति की आय का खर्च। ठीक है दोस्तों, खर्च जो है सबसे पहले भोजन पर हम लिख देंगे। भोजन पर कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 20% पैसा जो है वो भोजन पर खर्च करता है। अब हाँ, लिख देते हैं यहाँ पर शेष का 50% कहाँ पर खर्च करता है, शिक्षा पर। ठीक है दोस्तों, शिक्षा पर। और शेष का 30% इसके ऊपर खर्च करता है, कपड़ों पर। दोस्तों, ये जो है, ठीक है, दिया है ना, और हमें क्या ज्ञात करना है, इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा जब हम उत्तर लिखेंगे तब। क्योंकि इसी तरीके से जब हम उत्तर को लिखेंगे तब हमें पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे, मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। अब हम करते हैं दोस्तों, क्या है, अब हम करते हैं प्रश्न से। देखिए, अब हम यहाँ लगा देंगे क्या, सूत्र। ठीक है, वही सूत्र जो क्या है, हमने अभी पहले पिछली स्लाइड में देखा था, और यहाँ हम मान लेते हैं दोस्तों, माना कि उस व्यक्ति की आय x रुपए है, रुपए x हैं। ठीक है, ये चीज़ हम मान लेंगे। हमें जो दे रखा है उन्हें लिख लिया। तो प्रश्न से देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको सूत्र ये बताया था कि प्रारंभिक मान, मतलब कि उसकी जो आय है वो x रुपए है। अब इस x रुपए में दोस्तों क्या हो रहा है कि x रुपए में से 20% क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है भोजन पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 - 20, और ब्रैकेट लगाने के बाद प्रतिशत का साइन मैं लगाऊंगा गुणा, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा दोस्तों 100 माइनस कितना लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर 50, और बाहर लगा दूंगा प्रतिशत, फिर गुणा का निशान, और फिर लिखूंगा दोस्तों 100 - 30, और ये हो जाएगा प्रतिशत बराबर। देखिए, अब बराबर बचे कितने,
ये उसकी आय थी, इतना प्रतिशत उसने खर्च कर दिया, तो जो बचा वो बचत हो गई। तो दोस्तों बचा कितना, 6,300 रुपये। ठीक है, समीकरण आपको जमाना आ गया होगा उम्मीद है। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x गुणा, यहाँ पर बचेगा 80। ठीक है, 100 में से 20 कम कर देंगे, 80 हो जाएगा। प्रतिशत का अगर साइन यहाँ पर है तो हमें लिखना है बटे में 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 50, 100 में से 50 माइनस करने पर। और दोस्तों अगली जो स्टेप होगी वो कितनी होगी, 70 बटे 100, और हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, 6,300 की तरफ। अब दोस्तों हमें मान निकालना है, किसका मान, किसका ज्ञात करना है, x का। तो हम करेंगे 6,300। अब ये जो 100 है इन सब का हो जाएगा सामने क्रॉस गुणा वज्र गुणन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, ऐसा कुछ ये हम लिख पाएंगे। ठीक है, 100 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 80, 50 और 70 का भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, क्रॉस गुणा वज्र गुणन में ऊपर जो भी भिन्न होती है उसका नीचे, और जो नीचे भिन्न होती है उसका ऊपर गुणा होता है। इसे अपन हल करते हैं दोस्तों, तो ये कट जाएंगे 0, 3 0 यहाँ कट जाएंगे, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से 9 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 900। और देखिए अब इसको कैसे कट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 से 4 बार 8, और ये हो जाएगा 25। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25 का 9 में गुणा करने से हमें मिल जाएगा 22,500। ठीक है दोस्तों, तो 22,500 जो है वो x का मान हमें इस प्रश्न में मिलेगा। तो हम अंत में कैसे लिखेंगे कि अतः व्यक्ति की मासिक आय रुपए होंगे कितने, 22,500। ठीक है, और इस तरह से हम प्रश्न को जो है समाप्त करेंगे। अब देखिए समझ में आपको ये प्रश्न आ गया होगा, हमें कैसे इसको करना है। ठीक है, हल करना आपको आता होगा, ऐसी उम्मीद मुझे पहले से ही है, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को जमा कर लिखना है। और इस प्रश्न के आने की संभावना 5 अंक में है दोस्तों, कि ये ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसका 5 अंक हमें मिलना है। अगर ज़्यादा स्टेप बन रही है दोस्तों, कहीं पर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, तो हम उसको रफ में करके सिर्फ यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कुछ वैसा ही प्रश्न है जिसका कि हमने पिछली स्लाइड में हल किया था दोस्तों। इसमें भी यही दे रखा है कि एक अफसर के वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है, और शेष का 20% वह आयकर देता है, तथा शेष का 10% वह वस्त्रों पर खर्च करता है। तो इसके बाद उसके पास बचते कितने हैं दोस्तों, 15,552 रुपये बचते हैं। तो उसका कुल वेतन कितना होगा हमें बताना है। दोस्तों क्या करना है हमें लिखना है हल। और हल में मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना पड़ेगा, दिया है अफसर के वेतन का 10% जो है वो क्या है दोस्तों, मकान किराया है। ठीक है, और अब शेष का जो है खाने पर, अब यहाँ लिख देंगे दोस्तों 20% खाने पर खर्च कर देता है, और 20% क्या देता है, आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, और फिर जो है शेष का 10% जो है वो कहाँ का व्यय करता है, वस्त्रों पर। ठीक है, अब उसके बाद बचत जो है दोस्तों कितनी है, बचत जो है वो है 15,552 रुपये। और अब यहाँ मान लेते हैं दोस्तों, माना कि क्या मानेंगे, माना कि उसकी आय रुपए x हैं। ठीक है दोस्तों, मानना भी है, जो दिया है वो भी लिखना है, और जो हमें ज्ञात करना है वो भी हमें लिखना है कि माना कि उसकी आय जो है वो x रुपए है। तब प्रश्न से, ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वही लगाना है हमें कि x लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे दोस्तों 100, सबसे पहले 10% कम कर देंगे और लिख देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम बढ़ेंगे कहाँ पर दोस्तों, 100 में से
20% और 100 में से फिर 20%, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर गुणे का निशान। इसी स्टेप को बढ़ा रहे हैं अपन, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से। आप ध्यान रखें कि स्टेप वही रहे, ठीक है दोस्तों। कितने हैं? 15,552, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आएगी स्टेप, ठीक है। अब दोस्तों इसे हल करते हैं तो लिखते हैं x और गुणा लिखेंगे कितना यहाँ पर 90/100 बटे में 100 आ जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे 80/100, गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा फिर से 80/100 और ये हो जाएगा 90/100 और बराबर लिखेंगे 15,552, ठीक है दोस्तों, 15,552। उम्मीद है यहाँ तक आपने कर लिया होगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब हम आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्रश्न को पहले हल कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप सही हैं। इसी तरीके से स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि भाई हमें जो हमारा सब्जेक्ट गणित है उसमें मार्क जो है वो पूरे के पूरे मिले। 30 अंक हमें गणित से मिलने वाले हैं दोस्तों। और सबसे जो अच्छी बात गणित के साथ होती है कि जो हमारे नंबर होते हैं, अंक जो होते हैं, वो सबसे कम इसी में कटने के चांस हैं। अगर हमने पंक्तियों को सही लिखा है, अगर हमने उत्तर सही लिखा है, हमने उत्तर अगर सही उसका ज्ञात किया है तो, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। x बराबर लिखेंगे 15,552, ठीक है दोस्तों। अब देखिए गुणा जो है 4 बार यहाँ पर होगा 100 से, वैसा ही है जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में प्रश्न किया था, ठीक है। 90, 80, 80 और 90, ठीक है दोस्तों। मैं इसको कर देता हूँ रब। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए 0 जो है 1, 2 ये हो जाएंगे कट यहाँ पर, और ये 2 0 यहाँ पर हो जाएंगे कट। और इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 100 से ये कट हो रहा है, 25 से 4 से अगर इसको कट करूँ मैं तो ये 25 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और इस सारे को हल करने के बाद सारा कैलकुलेट अपन करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 30,000, ठीक है दोस्तों। 30,000, 30,000 रुपये आ जाएगा। देखिए इसको आप जो है रफ में हल कर लें और उत्तर सिर्फ यहाँ लिखें। और इसके बाद जो अंतिम स्टेप होगी, हम दोस्तों कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को ख़त्म करेंगे कि अतः उस अफसर का मासिक वेतन 30,000 हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और ऐसे प्रश्नों का आप क्या करें, अभ्यास ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों ये जो 2 प्रश्न थे वो उसी फॉर्मूला के बेस्ड थे, ठीक है। अब देखते हैं 2 आवश्यक नियम। अब बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूला की तरफ कि हम और कौन से सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए वैसे प्रतिशत में कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दिया जाता, पर फिर भी इसे आप ये मान सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत में हम कंफ्यूज ना हो, आसानी से इनको निकाल लें, इसलिए हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि a का मान b से r% अधिक है। ये ऐसा प्रश्न अपन ने पिछले वीडियो में भी करा है, लेकिन फिर से कर रहे हैं कि देखिए a का मान b से r% अधिक है, ठीक है। a का मान b से अगर r% अधिक है तो हमें पता करना हो कि b का मान a से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें इस फॉर्मूले का क्या करना है दोस्तों, इस्तेमाल करना है, जो क्या है r/r 100 + r × 100। r क्या है दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है, कि भाई a का मान b से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। और ऐसा ही अगर इसका विपरीत उल्टा हो कि a का मान b से r% कम हो तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इस फॉर्मूले का r/100 - r गुणा 100 और लगा देंगे क्या, प्रतिशत का निशान, जिससे हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना कम है और कितना ज़्यादा है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इन फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। देखिए a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगी दोस्तों, ठीक है।
तो हमें लिखना है हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखना है कि दिया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए बी की आय ए से कम, कितने प्रतिशत कम होगी। तो मैंने आपको दोस्तों अभी पिछली स्लाइड में क्या दिखाया था, फॉर्मूला दिखाया था कि हमें लिखना है प्रतिशत कितना कम या ज़्यादा। तो अब देखो ज़्यादा दे रखा है दोस्तों, अधिक दे रखा है, तो हमें यहाँ पर अधिक के लिए प्लस करना है और इसके बाद करना है गुणा 100 से और बाहर लगा देना है प्रतिशत का निशान। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आर हमें दे रखा है कितना, 20%। 20% अधिक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 100 + 20 और गुणा कर देंगे दोस्तों 100 और ब्रैकेट लगाने के बाद किसका निशान लगा देंगे, प्रतिशत का। तो यहाँ हो जाएगा 20/120 और गुणा हो जाएगा 100 से। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का निशान चल ही रहा है। देखिए ये जो है कट जाएगा तो बचेगा 6। अब 100/6 और प्रतिशत हमारा उत्तर आ रहा है। ठीक है, 100/6 या इसको हम अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करें, 1/6 जो है, सबसे पहली स्लाइड जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक बहुत बड़ी टेबल बनाई थी जिसके अंदर हर चीज़ को बताया गया था कि भाई 1/6 कहीं लिखा है तो हमें क्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो 1/6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 × 36, फिर 4 बचेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/6 प्रतिशत, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, इतना परसेंट जो है दोस्तों बी की आय क्या होगी, ए से कम होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न 4 जो है हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो दोस्तों हल लिखना है, हमें लिखना है हल में दिया है ए की आय बी की आय से 25% क्या है दोस्तों, कम है ना, कम है। ठीक है, तब हमें लिखना है बी की आय ए से। ठीक है, बी की आय ए से, और लिख देंगे क्या हम दोस्तों, लिख देंगे फॉर्मूला। देखिए अब कम है ना, ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जब कम है तो कम कर लेंगे किस में से, 100 में से, जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से और यहाँ पर लगा देंगे निशान किस चीज़ का, प्रतिशत का। ठीक है दोस्तों, देखिए आर जो है दोस्तों कितना है यहाँ पर 25, आर है 25, बटे में लिखेंगे 100 - 25, गुणा करेंगे दोस्तों 100 से और लगा देंगे किसका निशान, प्रतिशत का निशान। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 25, यहाँ बचेगा आपके पास 75, गुणा करना है 100 से और निशान लगाना है किसका, प्रतिशत का। 25 से ये कट हो रहा है दोस्तों, 25 और 25 दिया 75। देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 100/3 प्रतिशत। देखिए 100/3 प्रतिशत जो है वो हल होने के बाद हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, 33 सही 93 बचेगा 1, यस 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो ए की आय जो है, सॉरी बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 33 सहित 1/3 प्रतिशत अधिक है। उत्तर को कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, ख़त्म करना है। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, कुछ अगले सूत्रों पर। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हम इस तरीके के प्रश्न भी अब देख सकते हैं कि क्या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाती है तो इसके मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में क्या करते हैं, कमी करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा था, बढ़ रहा था,
तो अब क्या करेंगे, हम मोटरसाइकिल कम चलाएंगे, बाइक को कम चलाएंगे, साइकिल ज़्यादा चलाएंगे। तो अब वो उसी तरीके से क्या होता है, कोई मान लो घरेलू सामान हम खरीदते हैं घर के यूज़ के लिए, तो उसमें भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमारा कुछ बजट होता है, उस बजट में कोई भी परिवर्तन ना हो। अब जब इसके प्राइस बढ़ गए हैं, मूल्य बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बताना है कि उस वस्तु की खपत में हम कितनी कमी करेंगे। तो उसके लिए जो है दोस्तों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, R/100 प्लस R जो है वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि गुणा करना है 100 से, कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है दोस्तों, वैसा ही फॉर्मूला है। अगर मान लिया जाए कि R% की कमी हो जाए, वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है कि किसी के मूल्य में बहुत ज़्यादा कमी हो, जो है पैसा तो हमेशा दोस्तों बढ़ता ही है। पर फिर भी अगर हमें दे दिया जाए कि कमी हो गई, किसी वस्तु के मूल्य में R% कमी हो गई, तो क्या होता है, बैलेंस रखने के लिए उस चीज़ को, किसको, बजट को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो है, इसका जो हम खपत कर रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे दोस्तों, उसके लिए लगाएंगे कुछ इस प्रकार का सूत्र, R/100 माइनस R गुणा 100। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहला इस फॉर्मूले के लिए प्रश्न है हमारे पास दिया है दोस्तों, क्या दिया है, प्रश्न है चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण। ठीक है दोस्तों, चावल हमारे पास दिया है कि भाई चावल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि 20% जो हो गए हैं उसका मूल्य जो है वो कम हो गया है दोस्तों। तो हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। भैया चावल जो है वो कम पैसे में मिल रहा है, सस्ता हो गया है, तो चलो 2 टाइम अपन क्या करते हैं, अब चावल ही खाएंगे। तो कितना ज़्यादा चावल अब खाना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, पैसा उतना ही लगे, बजट जो है वो हमारा गड़बड़ाए नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हम करते हैं, दिया है चावल के मूल्य में कमी कितनी हुई है दोस्तों, 20%। ठीक है, तब अब हम क्या करेंगे, चावल के खपत में हमें निकालनी है दोस्तों वृद्धि। तो वृद्धि के लिए देखिए कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे R बराबर 100 माइनस R गुणा करेंगे किससे दोस्तों, 100 से, और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का निशान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना, 20% की हो गई है दोस्तों कमी। ठीक है दोस्तों, 20% की हो गई है कमी, और तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर। तो ये हो जाएगा 20/80। ठीक है दोस्तों, 20/80 गुणा करेंगे हम 100 से, और लगा देंगे किसका निशान, प्रतिशत का निशान। तो देखिए 20 चौक 80 होता है दोस्तों, 20 चौक 80 होता है, और ये होता है 25 चौक 100। मतलब कहने का ये है कि 25%, देखिए मूल्य में कितनी हुई है, 20% कमी हुई है, तो खपत हम उसकी कितनी कर देंगे, 25% बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि बजट जो है वो इक्वल आ जाएगा। ये है कि भाई उतने ही पैसे में इतनी चीज़ हमें ज़्यादा मिल जाएगी, चावल ज़्यादा मिल जाएंगे। अब खाएं ना खाएं वो बात दूसरी है, सेकेंडरी मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर में कि इसलिए चावल के खपत में 25% वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि चावल के मूल्यों में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, कमी कर देनी चाहिए। वही चावल आ गया है, यहाँ पर अपन चावल की जगह कुछ भी ले सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, चीनी, पेट्रोल, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, चावल सेम हो गया है। पर जो चीज़ है वो क्या है दोस्तों कि 50% अगर वृद्धि हो गई तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर हमारा कैसा होगा, तो दोस्तों हम लिखेंगे हल, दिया है, चावल कट कर देते हैं हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेट्रोल, लिख देते दोस्तों, है ना, पेट्रोल दिया है, चलिए चावल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बात गृहिणी की हो रही दोस्तों। हल, दिया है चावल के मूल्यों में
मूल्यों में वृद्धि बराबर कितना 50%। ठीक है दोस्तों, चावल के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर 50%। तो क्या करेंगे, खपत में कमी अगर प्रतिशत हम देखेंगे तो दोस्तों उसके लिए लगाएंगे हम सूत्र R बराबर 100 माइनस R गुणा कर देंगे दोस्तों 100 से। देखिए वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, है ना, वृद्धि होगी तो हमें जो भाग देना है वो प्लस के साथ भाग देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 50/100 प्लस 50 और गुणा कर देंगे दोस्तों 100 और लगा देंगे किसका निशान, प्रतिशत का। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50/150 गुणा 100। ठीक है, और लगा देंगे क्या, प्रतिशत। अब देखिए ये जो है कट हो रहा है दोस्तों 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 100/3 प्रतिशत, मतलब वही आंसर आ जाएगा दोस्तों कुछ 33 सहित 1/3 प्रतिशत। और उत्तर जो है हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, इसलिए गृहिणी को जो है खपत में 33 सहित 1/3 प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, की कमी करनी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें उत्तर को यहाँ पर करना है दोस्तों ख़त्म। ठीक है, जब हमें क्या हो, प्रश्न ये 5 अंकों के लिए पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अगर 5 अंकों के लिए आता है तो हमें तो इतना बड़ा करना है, और अगर हमें 3 अंकों के लिए आता है तो क्योंकि हमारे पास एक ही पंक्ति होगी उत्तर देने के लिए, तो हमें सीधा लिखना है दोस्तों। हल हमें क्या करना है, रफ में। ठीक है, हल हमें रफ में करना है और लिख देना है कि दिया है चावल के मूल्यों में वृद्धि 50%, और इसलिए खपत में कमी हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 33 सही 1/3 प्रतिशत। इस तरीके से उत्तर को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ इसी प्रकार के और प्रश्नों की आप करें दोस्तों प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, अब उन प्रश्नों को हल करने के बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या से संबंधित अगर प्रश्न हमारे पास कोई आता है तो हमें उसको फॉर्मूला में देखकर कैसे उसको हल करना है, फॉर्मूला लिखकर कैसे हल करना है। यदि किसी शहर की जनसंख्या P है, ठीक है, अभी P है और ये क्या हो रही है दोस्तों, R% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो हमें ये बताना है दोस्तों कि n वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे कि P × 1 + R/100, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है और पावर कितनी है यहाँ पर n, इसकी जो घातांक है वो कितनी है, n है। और ये जो फॉर्मूला कुछ देखेंगे दोस्तों, तो जैसे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करते थे हमने सीखा था, और उसमें जो हम फॉर्मूला लगाते थे कुछ वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है दोस्तों कि n वर्ष बाद जनसंख्या जो है इतनी हो जाएगी। और अगर इसी प्रश्न में पूछा है कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो दोस्तों हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, P/1 R/100 गुणित और पावर में लगाएंगे n। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोस्तों P जो है, P क्या है, जनसंख्या है अभी की, और उसमें दर और इसका ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगी क्या, n वर्ष पूर्व। ठीक है, अभी प्रश्न देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ और होगी, क्या होगा, मशीनों का जो होता है मूल्य होता है दोस्तों कम होता है समय के साथ। कोई वस्तु आपने खरीदी है, कार, मोबाइल, लैपटॉप, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा, इसके मूल्य में परिवर्तन होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल्य जो है वो दोस्तों वर्ष दर वर्ष क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर जो दर है वो क्या है, R% है, और उसका वर्तमान मूल्य जो है वो P है दोस्तों, तो हम n वर्ष के बाद मशीन का मूल्य जो है इस सूत्र के साथ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, P × 1 - देखिए यहाँ पर प्लस है, बढ़ रहा है तो, और यहाँ माइनस है, घट रहा है तो R/100 और घात में लिखेंगे n। ठीक है, देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को, ताकि हमें ये चीज़ जो है वो अच्छे से और समझ आ जाए कि इसमें क्या करना है। दोस्तों देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या है 1,76,400। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ हमें ज्ञात करना है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, ये भी हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे हल
में लिखेंगे दिया है कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या लिख देते हैं अपन, वर्तमान जनसंख्या, और इसे हम लिख देते हैं, डिनोट करते हैं दोस्तों पी से। वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400 हैं, तथा वृद्धि की दर कितनी दर रखी है दोस्तों हमारे पास, 5% वार्षिक, है ना, और समय है कितना दोस्तों, 2 वर्ष, कि 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या इस कस्बे की हो जाएगी। तो इसलिए 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, P इंटू 1 + R/100 और पावर लगा देंगे यहाँ पर N। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं 1,76,400। ठीक है दोस्तों, और गुणा किससे करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर 5/100, है ना, और यहाँ घातांक कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, जो मान हमें दे रखा था वो हमने फॉर्मूला के अंदर लिख दिया है, सूत्र के अंदर। तो 1,76,000 ये हो जाएगा 1 धन, देखिए इसको हल करने से हमें मिल जाएगा दोस्तों कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा 20, है ना, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 होता है, 20 में गुणा करके इसे जोड़कर भाग देने से ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से 1,76,000 21/20 की घात कितनी, 2। तो 1,76,400 गुणा दोस्तों 21/20 और 21/20। देखिए इसे अपन कट कर देते हैं, तो ये जो है दोस्तों ये कट होने से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 441। ठीक है, और इन सब का अगर गुणा कर देते हैं हम तो हमें मिलता है 1,94,441। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये जो है क्या हो गया दोस्तों, 2 वर्ष के बाद इस कस्बे की जनसंख्या, अगर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, 5% है। ठीक है, 5% है तब। तो अब दोस्तों हमें फिर ये क्या ज्ञात करना है, इसमें 2 वर्ष पहले, ठीक है, इस कस्बे की 2 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें करना पड़ेगा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या। देखिए इससे पहले वाली स्लाइड आप देखेंगे तो उसके अंदर हमने सूत्र लिखा था क्या, P बटे में हमने लिखा था 1 + R/100 और इसकी घातांक कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, देखिए P जो है 1,76,400 हमें दे रखा है, और यहाँ पर देखते हैं 1 + R जो है वो कितना है, 5/100 है दोस्तों। देखिए इसको मैं कट करता हूँ तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,76,400 बटे कितना हो रहा है दोस्तों, ये 21/20, इसकी घातांक कितनी है, 2, और इसे हल करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है उल्टा हो जाता है ना, 20/21 और गुणा हो जाएगा दोस्तों 20/21 से। अब ये जो है हमें कटने से कितना देगा, यहाँ पर हमें देगा 400। ठीक है, और ये भी गुणा करने से हमें 400 मिलेगा, और इन सब का अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1,00,000 ठीक है, 1,60,000। ठीक है, दोनों ही उत्तरों को हमें लिख देना है कि भाई 2 साल के बाद इतनी हो जाएगी 1,94,481, और 2 वर्ष पूर्व जो थी वो कितनी थी, 1,60,000। ठीक है, ये जो थी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न थे, और जो मैंने सूत्र आपको लिखवाया है उसका हमने उपयोग यहाँ पर किया है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य देखिए कितना दे रखा है, 7,29,000 रुपये की यह है क्या है, कोई मशीन है अभी। यदि मशीन के अवमूल्यन की दर 10% है, अवमूल्यन मतलब कि उसका पैसा जो है, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्राइस है वो समय के साथ क्या होगा, साल दर साल कम हो जाएगा, जिसकी दर है 10% प्रति वर्ष। 3 वर्ष के बाद हम बताना दोस्तों कि मशीन का मूल्य कितना रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, हल लिखते हैं हम। हल दिया है, क्या दिया दोस्तों, मशीन
मशीन का वर्तमान मूल्य बराबर कितना है रुपए 7,29,000 रुपीज़ है इसका अभी वर्तमान में। अब दिया इसमें दे रखा है अवमूल्यन। ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं अवमूल्यन की दर कितनी है। दर दोस्तों 10% वार्षिक। 10% क्या है, वार्षिक दर से कम हो रहा है। और समय दे रखा है दोस्तों कितना, 3 वर्ष। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद मशीन का मूल्य 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए P1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n, यह फॉर्मूला हमने कुछ लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास कितना है 7,29,000। ठीक है दोस्तों, 7,29,000 है। ठीक है, 1 माइनस करेंगे हम R 10/100 और पावर कितने लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों 3। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 729,000। देखिए ये कट हो जाएगा, मतलब एक 0 कट जाएगी, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 9/10 की घात कितनी 3। ठीक है, तो 7,29,000 इंटू 9/10 और 9/10, ये 3 0 जो है आपस में कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 729 का मल्टीप्लाई करेंगे 729 में। देखिए क्या होगा 729 एज इट इज़ लिख देंगे और इन तीनों का गुणा करने से 9 का 3 बार गुणा करने से आ जाएगा 729, जो हमें देगा दोस्तों 667,341। ठीक है दोस्तों, 667,341 मतलब कि 6,67,341 रुपये की ये जो है दोस्तों वस्तु रह जाएगी। जो भी चीज़ ये मशीन है ये इतने रुपए की हो जाने वाली है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इसी के अंदर दे रखा कि 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व अगर मूल्य की हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ लिखेंगे P। देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे हम, P के भाग में लिखेंगे 1 माइनस R/100 और गुणा कितना लिख देंगे दोस्तों 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 729,000 भाग हमें करना है 1 माइनस 10/100 की पावर 3 से, ये कट हो जाएगा। तो ये होगा कितना दोस्तों 7293 टाइम्स 0। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करने से कितना होगा 10 एकम 10, 1 कम होगा 9, 9/10। अब 9/10 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि उलट गुणित इसको अपन कहते हैं, उलट पलट हो जाएगा दोस्तों। और ये इसकी घात 3 बार है तो 10/9, 10/9 हमें लिखना है 3 बार। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कट हो जाएंगे तीनों। ये कट होने से कितना होगा 1 3 टाइम्स 0 मतलब 3 टाइम्स 0 मतलब कि 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। देखिए कुछ ये कितना है फिगर, ये है 10 लाख, मतलब कि वो वस्तु 3 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदी गई थी। ठीक है, 10% अवमूल्यन होने की वजह से ये 7,29,000 रुपये की कुछ हो गई। और फिर 3 वर्ष के बाद कितने उसका प्राइस हो जाएगा 6,67,341 रुपये। ठीक है, कुछ वही फिगर है। तो ये है इस तरह से कैसे इसका उत्तर दोस्तों। देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अब देखिए दोस्तों कुछ अलग तरीके का ये प्रश्न है। ठीक है, कुछ अलग तरीके का ये प्रश्न है। कैसे है कि एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक पेय अवश्य पसंद करे तथा 40 दोनों को पसंद करे तो दफ्तर में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या है, कुछ एक फॉर्मूला और लगेगा दोस्तों, जो कि हमने किसी स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन हमें क्या लगाना है दोस्तों, हमें लगाना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं दोस्तों, हल लिखते हैं कि दिया है एक दफ्तर में कर्मचारियों का 72% क्या करते हैं दोस्तों, चाय का 72 चाय तथा 44% काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको करते हैं माना कि, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि जो है कर्मचारी क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम अगर अपन 100 मान लेते हैं, 100 हैं, तब क्या होगा, हम एन दोस्तों मान लेंगे किनको, जो लोग क्या करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 72% की बात करता हूँ, 100 का 72% कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉफ़ी पीने वाले की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या हो जाएगी 44। ठीक है, एन बी यहाँ पर कितना है दोस्तों, 44, और हम मान रहे हैं एन ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पर कितना मान रहे हैं बच्चों दोस्तों, 100 मान रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन मतलब कि सबकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 100 है। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन ए प्लस एन बी और माइनस लिख देंगे दोस्तों ए यूनियन बी। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 72 प्लस 44, और इसको माइनस करेंगे किस में से, 100 में से। तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है 6 और ये हो जाएगा 1, 11 माइनस 100 मतलब कि 16। ठीक है दोस्तों, देखिए 100 को बेस मानकर हमने क्या किया है, इसको कैलकुलेट किया है, तो यहाँ 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जो लोग कॉमन है उनका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 16, मतलब कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं उनका प्रतिशत मान कितना होगा, 16%। ठीक है, और अब जैसे पुनः वापस हमें क्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है, फिर से दिया है क्या, कि दोनों में से एक पेय पीने वाले कितने दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर 40। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, ये 40 जो है दोस्तों कितने के बराबर है, ये किसी संख्या x के 16% के बराबर है 40। ठीक है, 100 भी अपन इसको मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 40, 100 का जो है भाग दे देंगे और 16 का भाग देंगे और 100 से करेंगे दोस्तों गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 250। ठीक है, तो इसलिए हम उत्तर इस प्रकार के लिखेंगे दोस्तों कि इसलिए कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 250 हो जाएगी। 250 कर्मचारी उस कार्यालय में कार्यरत थे। ठीक है, 72% जो हैं वो चाय पीते हैं, 44% जो हैं दोस्तों कितने क्या पीते हैं, कॉफ़ी, और उन दोनों में से एक पेय पीने वाले जो हैं, मतलब दोनों ही पीने वाले जो हैं वो 40 हैं। ठीक है, दोनों ही पीते हैं, चाय भी पी लेंगे और कॉफ़ी भी पी लेंगे। कुछ इस तरीके से इसका उत्तर आएगा 250। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 85% दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब कि पास हुए। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमें हल जो है लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि कुल
विद्यार्थी x हैं, या विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी x हैं तब, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखिए 80% विद्यार्थी हैं, मतलब कि x का 80%, ठीक है। ये अभी ऐसे ही रखते हैं और इसको मान लेते हैं दोस्तों क्या, NA मान लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम वही यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में किया था। अब यहाँ लिख देंगे दोस्तों गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें लिखना है पूरा, मैं लिख देता हूँ, चलो। गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे? वो हो जाएंगे x का कितना, 85%, वो ऊपर 80 है ना, और इसे हम मान लेंगे NB, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, कॉमन, ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण जो हैं दोस्तों, कॉमन कितने दिए हुए हैं, x का 75%, ठीक है, जिसे हम मानेंगे दोस्तों क्या, A इंटरसेक्शन B होगा ये, ठीक है। A क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे A यूनियन B बराबर कितना हो जाएगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है दोस्तों। तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास होगा देखो 80%, x का 80%, ठीक है, 80 है ना, ठीक है, और प्लस करेंगे यहाँ पर कितना, 85% किसका, x का, और यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, x का 75%, ठीक है, x का 75%। अब इन सबको हम यहाँ पर जोड़ घटाना करेंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 90/100x, या कि मैं कहूँ 9x/100। तो देखिए ये वो विद्यार्थी हैं दोस्तों जो क्या हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। ये जो हैं दोनों विषयों में टोटल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, अब आगे फिर से करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कि इसलिए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र या विद्यार्थी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कितने होंगे दोस्तों, टोटल है x, है ना, सारे मिला के हैं x, जिसमें से 9x/10 जो है वो क्या है, वो हो गए उत्तीर्ण, ठीक है। तो फेल कितने हुए, 10x माइनस 9x/10। अब ये जो है कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x/10, कितना आ जाएगा 10, और देखिए इसकी वैल्यू जो हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर दे रखी है 40, ठीक है। दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 40। तो इस तरीके से अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 400, ठीक है। तो उस कक्षा में कहें या उस विद्यालय में कहें कितने, 400 छात्र होंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें इस प्रश्न को करना था हल। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखते हैं, अब ये हमें प्रश्न जो हैं कुछ अभ्यास करने हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके पास होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कम से कम मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इन प्रश्नों को हल ज़रूर करें। देखिए एक गांव में 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 8000 थी, है ना, पहले 10% तथा दूसरे वर्ष जो है 20% बढ़ गई, है ना। तो अब कितनी होगी, है ना दोस्तों। अब हम इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था कि प्रारंभिक में 100 माइनस कमी या ज़्यादा, ठीक है। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रारंभिक में से ऐसे, है ना, ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने, प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर प्रारंभिक मतलब को P, है ना, इसको मानना है हमें प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से कमी या वृद्धि के लिए हम प्लस लगा देंगे। तो इस तरीके का फॉर्मूला अपन को लगाकर क्या करना है दोस्तों, वैल्यू इसकी फाइंड करना है। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है ना दोस्तों, अवमूल्यन के जैसा है ये,
तो हमें क्या करना है, P1 माइनस आर अपॉन 100 और पावर n लगाकर इसका मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, 10% मकान किराया देता है, 20% क्या करता है, तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मूला है ये, है ना, -x% और यहाँ पर -y%, और अगर तीसरा है तो -z% करके हमें क्या करना है, मासिक वेतन बताना है। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे इसके लिए। ठीक है, एक सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ तो इसके लिए क्या लगाना है कि NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB और -NA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। और जो सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने प्रश्न हल किए थे दोस्तों, ठीक है, एक चुनाव में उम्मीदवार कितने हैं, ठीक है, और 8% में अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले को इतने मिले, तो एक जो ट्रेडिशनल जो सवाल हम करते थे बिना किसी फॉर्मूला के, वो आपको ये करना है। ये 5 प्रश्न जो है दोस्तों आपको दिख रहे होंगे आराम से। आप जो है इन 5 प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस खुद करें। और भी प्रश्न आपके पास बहुत सारे हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रतिशत जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। पिछला एक वीडियो जो है हमने पूरा प्रतिशत के ऊपर बनाया था, जिसके अंदर हमने कोई सूत्र नहीं लगाया, सिर्फ जो दी गई जानकारी थी उसको समीकरण में लिखा था और हमने प्रश्न का उत्तर निकाला था। इस वीडियो में हमने क्या किया है, कुछ सूत्रों को प्रयोग किया है और प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने प्रश्न हल कर लिए होंगे। बने रहिए कल्याणी IAS के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।